नमस्कार साथियों, बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और साथियों, कैसे हो और कैसे चल रही है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो उसी संदर्भ में हम राज्य व्यवस्था की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं थंबनेल में, क्या है? मिनी संविधान है प्रस्तावना। तो साथियों, कमेंट करके थोड़ा सा बताओ, क्या मिनी संविधान है प्रस्तावना आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की होगी तो, या कर रहे होंगे तो आप प्रस्तावना को जरूर पढ़ते होंगे, संविधान को भी पढ़ते हैं। तो आपको लगता है, या क्या हमारे विद्वानों ने इसको मिनी संविधान बताया है प्रस्तावना को? तो साथियों बताओ, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताओ। प्रस्तावना बहुत ही बढ़िया। और आज हम इस क्लास में प्रस्तावना को बहुत ही नए और अलग अंदाज से सीखेंगे। और ऐसा मेरा मानना है, यदि आज की क्लास को आपने दिल से, दिमाग से और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके यदि आपने सीखने की कोशिश की, तो साथियों आपको दोबारा प्रस्तावना पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, हम प्रस्तावना को नए अंदाज, नए तरीके से पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार आज की क्लास रहने वाली है। और जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक ऐसा पार्ट है, ऐसा अंग है जो बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित है और बहुत ही शानदार तरीके से इस तरीके से शब्दों का समावेश किया गया है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि हमारे इस संविधान में क्या है। साथियों, संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। 22 भागों में वो अलग अलग भाग में अलग अलग अनुच्छेदों का वर्णन है। 12 अनुसूचियां हैं। उन सब में प्रस्तावना का एक एक शब्द बिखरा हुआ है। यानी प्रस्तावना का एक एक शब्द का जो भाव है वो पूरे संविधान को आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे संविधान, जो प्रस्तावना है, उसके एक एक शब्द की व्याख्या आपको अलग अलग अनुच्छेद में मिलेगी। तो साथियों, जैसे आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। प्रस्तावना जो हमारा टॉपिक है, प्रस्तावना। प्रस्तावना साथियों, जो भी कंपटीशन एग्जाम का जो ट्रेंड है आजकल जो चल रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या आपके एसएससी, दिल्ली पुलिस, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, या आपके यूपीएससी या आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, आरएएस या आईएएस का जो एग्जाम हो, उसमें जो पॉलिटी का जो स्तर है ना, वो आप देखोगे बढ़ता ही जा रहा है। और पॉलिटी के स्तर बढ़ने के साथ साथ क्वेश्चनों की जो संख्या है वो भी देखो साथियों बढ़ती जा रही है। तो साथियों, पॉलिटी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है। और पॉलिटी को पढ़ने के साथ साथ में आपको करंट से जोड़ते हुए पढ़ना है। और आगे की क्लास में हम पॉलिटी को करंट से जोड़ के ही आपको करवाएंगे। और आज की क्लास जो रहने वाली है वो तो बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, उसमें से कहीं न कहीं अलग अलग रूप में प्रस्तावना से सवाल जरूर ही आया है। तो साथियों, क्लास शुरू करने से पहले एक हमारे सामने एक क्वेश्चन था। क्या था? क्या प्रस्तावना को मिनी संविधान कहते हैं? क्या मिनी संविधान है क्या प्रस्तावना? तो साथियों, इस क्लास के अंत में हम ये देखेंगे कि क्या वास्तव में प्रस्तावना को मिनी संविधान कहा जा सकता है क्या। तो हम बात करते हैं प्रस्तावना की। और प्रस्तावना को रटने से काम नहीं चलेगा साथियों। प्रस्तावना को
समझना पड़ेगा, आपके इसकी एक एक शब्द की व्याख्या आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके कहीं बात बनेगी, ऐसे बात नहीं पड़ेगी। आपने प्रस्तावना, अच्छा आजकल जो बुक्स आती है, जो एनसीईआरटी है, जो दूसरी बुक्स आती है, जो स्कूलों में चलती है बुक्स, छोटी क्लास की, 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं क्लास की, उसके जो बुक है उसका जो पहला कवर है उसके अंदर ये प्रस्तावना छपी हुई है, ये आपको देखने को मिलता है। फिर भी देखो स्टूडेंट प्रस्तावना से आया हुआ सवाल गलत कर देता है। कैसे गलत कर देता है साथियों? क्योंकि वो प्रस्तावना को रटता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करता, तो फिर उस पर गलत हो जाता है। और जो स्टूडेंट प्रस्तावना को समझते हैं उनका गलत नहीं होगा। तो साथियों, ये मेरा कमिटमेंट रहेगा आपके साथ में, आज की क्लास के बाद आपका प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी सवाल है जो एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा। तो किस तरह से हम प्रस्तावना को देखते हैं? प्रस्तावना को हम कई भागों में विभाजित करके देखते हैं। जैसे प्रस्तावना में सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रस्तावना में राज्य जो है, राज्य का स्वरूप बताया हुआ है। आपको इसी तरीके से प्रस्तावना को देखना है, इसी तरीके से प्रस्तावना को याद करना है। तो साथियों, प्रस्तावना ने सबसे पहले क्या बताया है? राज्य का स्वरूप बताया है। और ये राज्य के स्वरूप जो है इसको 5 शब्दों में वर्णित किया गया है, 5 शब्दों में इसको व्यथित किया गया है, जिसमें से उसका जो क्रम है वो इसी तरह का है, आपको ऐसे ही याद रखना है। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, यानी ये जो राज्य है ये भारत के लिए जो शब्द काम में आया है यहाँ पे, यानी भारत जो राज्य है उसका स्वरूप कैसा है? तो पहला इसका स्वरूप है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न। दूसरी मैं बात करूं तो समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। और पांचवा जो शब्द है वो है साथियों गणराज्य। यानी ये 5 शब्दों में भारतीय जो राज्य है, भारत जो राज्य है उसके स्वरूप को व्याख्यात किया गया है, वर्णित किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम में तो सीधा सीधा इस तरह से पूछा जाता है। और ये क्रम में याद रखने हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये राज्य का स्वरूप बताया हुआ है साथियों। तो संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न की मैं बात करूं, आपको इसके प्रस्तावना में एक एक शब्द की व्याख्या आपको आनी चाहिए, एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए साथियों। जैसे मैं बात करूं संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, क्या होता है संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न? क्या आप जानते हैं संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न की व्याख्या को या इसकी परिभाषा को? क्या आप जानते हैं संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न किसे कहते हैं? संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न जो राज्य है उसकी क्या विशेषता होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व राज्य वो राज्य होता है जिस पर किसी बाह्य शक्ति, बाह्य राज्य का दबाव नहीं होता। अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व राज्य वो राज्य होता है जो अपने कानून बनाने, कानूनों को लागू करवाने की शक्ति स्वयं रखता हो, न किसी के दबाव में। अर्थात मैं ये कहूँ तो उस राज्य को हम संपूर्ण प्रभुत्व राज्य कहेंगे जिस राज्य पर किसी अन्य राज्य का अधिकार नहीं होता और किसी अन्य राज्य से प्रभावित होकर वो अपने जो विधि रचना का काम नहीं करता, ऐसा राज्य संपूर्ण प्रभुत्व राज्य होता है। मैं बात करता हूं इसमें संपूर्ण प्रभुत्व की, हमने बात की प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व, मैंने बात की संपूर्ण प्रभुत्व की।
तो भारत के संदर्भ में हम देख रहे हैं, क्या भारत संपूर्ण प्रभुत्व राज्य है? तो इस पर हम बात करने वाले हैं। तो प्रस्तावना तो ये कहती है कि जो भारतीय राज्य है, जो भारत राज्य है, इसका स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वरूप है। तो साथियों, कुछ सवाल जहन में आते हैं। जो वर्तमान का जो दौर चल रहा है, वर्तमान की जो वैश्विक परिस्थिति चल रही है, जैसे भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होना, भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य होना, और भारत की जो नीतियां हैं, भारत की जो आंतरिक नीतियां हैं, उन नीतियों में विश्व बैंक का इंटरफेयर होना, भारत की जो वैश्विक रिलेशन है, वैश्विक समझौते हैं, उन पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और जो वैश्विक संस्थाएं हैं, जो इन्वायरमेंट को लेकर संस्थाएं हैं, उनका दबाव होना, क्या हमारी जो संप्रभुत्व संपन्न वाली जो व्याख्या है, उसको कहीं न कहीं कमजोर कर रहे हैं? इस पे सोचने की आवश्यकता है। तो साथियों, बताओ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्या इस तरह का सवाल आपके जहन में भी आता है? यदि ऐसी परिस्थिति है, तो क्या भारत अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली जो पावर है, जो स्वरूप है, उसको कहीं न कहीं कम करता हुआ जा रहा है क्या? तो जब हम इन समग्र मुद्दों का अध्ययन करते हैं, तो हम ये देखते हैं, हम ये इस पर विचार कर सकते हैं कि जो राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता है, वो भारत ने स्वयं अपनी इच्छा से ग्रहण कर रखी है। दूसरा, जो हम बात करें 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, एलपीजी, इस जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, इसके बाद में जो पूरे विश्व की जो एक जो व्यवस्था है, उसमें कहीं न कहीं बदलाव आया। तो उसके चलते न केवल भारत अपितु सभी सदस्यों ने एक विश्व संविधानवाद की नई व्याख्या इस इस जो विश्व है इसको दी। और वैश्विक संविधानवाद क्या है दोस्तों? वैश्विक संविधानवाद वैसा ही है जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है, रूस का संविधान है। जैसे अपने अपने अलग अलग देशों के अलग अलग संविधान है, वैसे ही वैश्विक स्तर पर भी एक संविधान है। यानी वैश्विक स्तर पर भी कहीं न कहीं हम हम अपने स्तर पे भी, भारत अपने स्तर पे तो लोकतांत्रिक है ही, और सभी देश मिलके विश्व में भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना रहे हैं। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो बिल्कुल बात क्या है, किसी के दबाव में ये काम नहीं कर रहा। ये जो निर्णय है, भारत के खुद के निर्णय हैं, चाहे विश्व बैंक की शर्तों को मानना हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ की शर्तों को मानना हो, चाहे वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता को ग्रहण करना हो, ये सारे के सारे जो निर्णय हैं, भारत ने अपनी इच्छा से लिया है। और जब कोई भी राज्य अपनी इच्छा से कोई फैसला लेता है, तो फिर उस पर हम बाहरी दबाव का जो जो एक मोहर लगाते हैं, वो हम नहीं लगा सकते। अर्थात मैं कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं कि भारत जो है, वो बिल्कुल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, और अपनी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जो व्याख्या है, उसमें भारत कहीं भी कमजोर नहीं होगा। तो साथियों, ये एक भारत का जो राज्य है, मतलब भारत जो राज्य है, इसका स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बारे में हमने समझने का प्रयास किया। दूसरी मैं बात करूं दूसरी मैं बात करूं समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था की मैं बात करूं तो साथियों, समाजवादी व्यवस्था को समझने के लिए हमें उसके पैरेलल पूंजीवादी व्यवस्था को भी समझना पड़ेगा। दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। जैसे एक आपके
समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और दूसरी आपकी पूंजीवादी व्यवस्था। ये पूंजीवादी व्यवस्था है जो इसको यूएसए ने बहुत अच्छे से अपनाया है, और जो समाजवादी व्यवस्था है उसको रूस ने अपनाया है। और साथियों, आपको पता है भारत जो है वो हमेशा से ही बुद्धिजीवियों का देश रहा है, और भारत को हमेशा से बेस्ट से बेस्ट चाहिए होता है, और भारत ने अपना दिमाग लगाया है और इनमें से एक अच्छी व्यवस्था को जन्म दिया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। लेकिन प्रस्तावना में हमने समाजवादी को ही अपनाया था, और धीरे धीरे वैश्वीकरण के दौर में जैसे जैसे पूंजीवादी व्यवस्था की जैसे जैसे जरूरत पड़ी तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर समाजवादी जो भारतीय है जो भारतीय प्रस्तावना में जो शब्द आया है समाजवाद, उस समाजवाद को हम समझना चाहते हैं ये कौन सी व्यवस्था होती है। तो जैसे मैं बात करूँ, पूंजीवादी व्यवस्था वो होती है जिसमें राज्य जो आर्थिक जो नीतियां हैं या जो राज्य के जो नागरिक होते हैं उनकी जो आर्थिक जो पूंजी होती है या उनकी जो मतलब मैं यूं कहूँ जो औद्योगिकरण जो होता है उस पर बल देता है, और उनके व्यक्तिगत हितों के बीच में राज्य का इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था होती है उसमें सारा जो लेन देन होता है या जो सारी जो मतलब निर्णय होते हैं वो राज्य के ही होते हैं, और नागरिकों के लिए जो भी व्यवस्था या जो भी संसाधन उपलब्ध करवाते हैं वो राज्य ही उपलब्ध करवाता है। समाजवादी व्यवस्था में राज्य की व्यवस्था होती है। साथियों, समाजवादी व्यवस्था में यदि यह एक मार्कर बनाना हो या कोई भी एक संसाधनों का वितरण हो, चाहे उसका उत्पादन हो, समस्त जिम्मेदारी राज्य की रहती है, और पूंजीवाद में समस्त जिम्मेदारी राज्य की नहीं रहकर व्यक्तिगत तौर से रहती है। यह बड़े से बड़ा अंतर है। जैसे मैं बात करूं, पूंजीवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें एक व्यक्ति है जो महीने के 20,000 रुपए की इनकम कर रहा है, इनकम ले रहा है, और एक व्यक्ति है जो महीने के 5,000 रुपए कमा रहा है, और यहाँ के जो नागरिक है उन नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, और साथियों मूलभूत आवश्यकताओं में मैं बात करूं तो रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसकी पूर्ति के लिए मान लो कम से कम 10,000 रुपए की आवश्यकता तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है, पूंजीवादी व्यवस्था होती है, उसमें राज्य को कोई लेना देना इसमें नहीं होगा। यानी ये 5 कमाए, 9 कमाए, 15 कमाए, 25 कमाए, इसमें राज्य का कोई इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन मैं बात करूं समाजवादी व्यवस्था में, तो समाजवादी व्यवस्था में यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पुट करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति 5,000 रुपये कमा रहा है, और उसकी जो नागरिक है, जो व्यक्ति है, मूलभूत आवश्यकता के लिए, मूलभूत जो जरूरत होती है, जो आवश्यकता होती है के लिए उसको 10,000 रुपये की जब आवश्यकता होती है, तो यहाँ फिर राज्य की जिम्मेदारी बन जाती है समाजवादी व्यवस्था में कि वो जो ये 10,000 की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे। तो यह जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में जो ये ज्यादा कमाने वाली जो एक मतलब मैं कहूँ तो जो एक ग्रुप है या व्यक्ति है, यहाँ से 5,000 रुपये लेकर यह व्यवस्था 5,000 रुपये यहाँ से लेकर इस व्यक्ति को दे दिया जाता है राज्य के द्वारा। हालांकि इसका एक मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक ढांचा होता है। जैसे साथियों, जैसे ये जो ज्यादा कमाने वाली एक ग्रुप है, एक
एक नागरिकों का, एक पूंजीपतियों का ऐसा ग्रुप है या उद्योगपतियों का ऐसा ग्रुप है जिससे वो टैक्स के तौर पे ये पैसा लेते हैं, टैक्स के तौर पे पैसा लेते हैं। और इधर जो अवांछित लोग हैं, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, उनको समाज कल्याण की जो योजना है, समाज कल्याणकारी योजना है, इनके माध्यम से या संसाधनों के आरक्षण के माध्यम से इनको दे दिया जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों में, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की व्यवस्था है। और यह सारी व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी राज्य की बनती है। तो ये जो समाजवादी व्यवस्था है, इसमें ऐसा कुछ दर्शाया गया है। और भारत ने समाजवादी व्यवस्था को ही अपनाया है। जैसा कि मैंने बताया था, राज्य का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का स्वरूप है, समाजवादी स्वरूप है। और तीसरी मैं बात करूं पंथ निरपेक्ष की, इस पंथ निरपेक्ष के स्वरूप को अपनाया है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो साथियों, यहां हम बात करें पंथ निरपेक्षता की, तो पंथ निरपेक्ष को इंग्लिश में सेक्युलर कहा जाता है और भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है। सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया गया है, सेक्युलर। इसकी मैं तुलना करूं ब्रिटेन के सेक्युलरिज्म से, तो ब्रिटेन के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें ब्रिटेन का संविधान कहता है राज्य के नागरिकों में धार्मिक रूप से, या जो नागरिकों का जो धर्म है उसमें राज्य का इंटरफेयर नहीं होगा। और ठीक इसी तरह से मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी ऐसा कहा गया है कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। वो जो भारत है, जो भारत राज्य है, वो नागरिकों के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन सकारात्मक इंटरफेयर कर सकते हैं, सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये सकारात्मक हस्तक्षेप ये क्या है? सकारात्मक हस्तक्षेप वो है जो भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपने धार्मिक जो संस्थाएं हैं, धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं और धार्मिक जो उनकी सभाएं हैं या धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना है या सभा बनानी है, उनके लिए राज्य उनकी मदद कर सकता है। तो इस तरीके से राज्य धार्मिक मामलों में सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। आर्टिकल 25 में हम देखेंगे भारत के जो नागरिक है उनको धार्मिक आजादी है, अंतःकरण की आजादी है, वो अंतःकरण से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया जा रहा है तो फिर राज्य की एंट्री होगी, राज्य का हस्तक्षेप होगा और साथियों इसे राज्य का धार्मिक सकारात्मक हस्तक्षेप माना जाएगा। तो इस तरीके से मैं बात करूं तो भारत में सेक्युलर शब्द को अपनाया है, लेकिन भारत के जो संविधान का हिंदी अनुवाद किया है उसमें सेक्युलर का धर्म निरपेक्ष न कर पंथ निरपेक्ष किया है। और ऐसा क्यों किया है साथियों? वो ऐसा इसलिए किया है कि भारत में बड़े बड़े जो धर्म हैं उन धर्मों के अंदर जो उप विभाजन है, बहुत सारे पंथ में उप विभाजन उनका किया गया है। तो साथियों, भारत के जो धर्म है उन धर्मों के अंदर और उनके अंदर उन उप विभाजन के भी अंदर अलग अलग पंथ की व्याख्या है। हालांकि है वो एक ही धर्म के, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे पंथ है और
साथियों, यही एक भारत की जो विविधताओं का जो भारत देश है, उसका एक जो नज़रिया है, एक दृश्य है, एक यह भी है कि भारत में विभिन्न पंथ को मानने वाले लोग निवास करते हैं। और ये जो विविधताओं वाला भारत है, ये बहुत ही मतलब इतना सुंदर जो व्यवस्था है, वो विश्व के किसी भी देश में नहीं देखने को मिलती, जो भारतीय देश में देखने को मिलती है। तो साथियों, अपने नज़रिए को सकारात्मक रखें, और यदि आप सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे, तो जो भारत के जो लोग हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों को, भिन्न-भिन्न पंथ को मानने वाले, और फिर भी वो एक मंच पर, एक जगह उपस्थित होते हैं, और न केवल उपस्थित होते हैं, बल्कि वो भाईचारे से रहते हुए, सौहार्दपूर्ण रहते हुए, इस भारतीय जो संस्कृति है, इसकी खूबसूरती में चार चाँद लगा देते हैं। तो इसी तरीके से संविधान के अंदर पंथ निरपेक्ष शब्द को अपनाया गया है, जो सेकुलर का हिंदी अर्थ है धर्मनिरपेक्ष, उसको न अपनाकर पंथ निरपेक्ष को अपनाया गया। तो हम लौटते हैं उसी भारतीय जो भारत राज्य है, इस राज्य का स्वरूप कैसा है। इस राज्य का स्वरूप मैंने बताया, राज्य का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। साथियों, बात करते हैं लोकतांत्रिक। लोकतंत्र की जब बात आती है, तो फ्रांस की क्रांति याद आती है। फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। हालांकि ऐसे नहीं था, पहले लोकतंत्र नहीं था। भारत की संस्कृति में और प्राचीन सभ्यता में, भारत की प्राचीन सभ्यता में देखें, जब कबीलाई व्यवस्था थी, तो उस कबीलाई व्यवस्था में जो कबीले का जो सरदार होता था, उस सरदार को भी जनता ही बहुमत से चुनती थी। साथियों, पुरानी फिल्मों को आप देखेंगे जिसमें कबीले होते थे, इस तरह की यदि कोई फिल्म हो, जैसे मुझे एक फिल्म याद आ रही है, फिल्म का नाम है धर्मवीर। उस फिल्म में कबीले की एक व्यवस्था होती है जिसमें सरदार को चुनना होता है, तो सरदार का चुनाव होता है साथियों। तो जहाँ जनता द्वारा अपने राज्य राजा को चुना जाता है, तो वो कैसी व्यवस्था होती है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। और मैं बात करूँ तो ऋग्वेद काल की, ऋग्वेद काल में भी आपको देखने को मिलता है, जैसे सभा और समिति होती थी। सभा और समिति ठीक वैसी ही व्यवस्था थी जैसे आज हमारे संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक ठीक ऐसी सी व्यवस्था होती थी, सभा और समिति, जो जनता द्वारा ही चुने जाते थे। तो इस तरह की व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले भी देखने को मिलती थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान समय की। ये जो बात करें, इन 2-3 सदियों की बात करें, तो जो फ्रांस की क्रांति है, इन्होंने भारत में जो पूरे विश्व में है, लोकतांत्रिक वैल्यूज जो है, लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया। और इसी दौर में बहुत सारे देश लोकतांत्रिक होते गए। आज दुनिया के लगभग देश लोकतांत्रिक देश हैं। और इसी संदर्भ में भारत 15 अगस्त 1947 को लोकतांत्रिक देश बना। तो हमने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। लोकतांत्रिक मतलब आप बचपन से एक लाइन रटते हुए आ रहे हो, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक शासन। तो ठीक वैसा ही शासन है, जन जनता का शासन होता हो तो उसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। आगे मैं बात करूं गणराज्य की। दोस्तों, गणराज्य क्या होता है? गणराज्य 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 क्या होता है? जैसे मैं बात करूं, जिस राज्य का मुखिया मुखिया यानी भारत का मुखिया कौन होगा? बताओ कौन होगा? भारत का मुखिया राष्ट्रपति। भारत का मुखिया राष्ट्रपति। जिस राज्य का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम गणतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। और भारत का जो मुखिया होता है राष्ट्रपति,
राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता डायरेक्ट वोट राष्ट्रपति को नहीं करती, लेकिन जनता द्वारा चुने हुए व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हम जब संघ की सरकार को देखेंगे तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति को ही देखेंगे, तो उस समय हम राष्ट्रपति के बहुत सारे अनुच्छेदों को देखेंगे और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां और किस तरह से चुनाव होता है, कौन कौन भाग लेता है, उन सबको हम देखेंगे। तो जिस देश का मुखिया वंशानुगत नहीं होता तो उसे हम गणराज्य कहते हैं। ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन लोकतंत्र देश तो है लेकिन गणराज्य देश नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत, आज भी वंशानुगत ही होता है, ऐसी व्यवस्था है। तो हम लौट कर आते हैं हमारे प्रस्तावना में। हम सबसे पहले देखते हैं राज्य का स्वरूप कैसा है। अंत में मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा, और जैसा कि मेरा कमिटमेंट था, इस क्लास को देखने के बाद में आपको प्रस्तावना से संबंधित कोई सवाल नहीं रहता, आपको कहीं दूसरी सोर्स से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे और यहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। राज्य का स्वरूप कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये हमारे राज्य का स्वरूप है। तो ये तो थी राज्य के लिए व्यवस्था। आगे मैं बात करूं तो नागरिकों के लिए क्या दिया है प्रस्तावना में। नागरिकों के लिए क्या है? नागरिकों के लिए साथियों, सबसे पहली बात करूं तो नागरिकों को स्वतंत्रता दी है, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। नागरिकों की मैं बात करूं तो नागरिकों को प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। सबसे पहले लिखते हैं, फिर याद करने की कोशिश करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। साथियों, ये जो 5 प्रकार की नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है उसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले तो है ना, आप ये याद रख लो, अंत के अंदर उपासना आएगी, और उपासना किसकी होगी? धर्म की उपासना। याद कराने का तरीका बता रहा हूं, तो ये सबसे अंत में होगी। अंत में कैसे होगी? आप मतलब याद कराने के लिए बता रहा हूं आपको। जैसे जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो उस समय वो धर्म और उपासना की ओर लौटता है। धर्म और उपासना उसके जब अंत में याद आते हैं, जब उसके हाथ में न जवानी रहती है, न दीवानी रहती है, न पैसे रहते हैं, डॉक्टर ने सारी चीजें बंद करा दी, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, दवाइयाँ चल गई, नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ये सारी चीजें जब रहती है तो फिर उसको धर्म याद आता है। तो ये चीज जब स्वतंत्रता याद करो तो सबसे अंत में याद कर लेना। धर्म की बात व्यक्ति सबसे अंत में करता है, और धर्म की उपासना की जाती है, तो धर्म और उपासना। सबसे पहले विचार को याद कैसे करोगे? साथियों, इस पूरी जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी में जो मनुष्य है, जहां भी, जिस देश का भी, कहीं भी बैठा है, वो कोई भी काम करता है, सबसे पहले उसकी शुरुआत उसके विचार से ही होती है। आप भी अभी देख रहे होंगे, फोन देख रहे होंगे, अभी इसमें आप क्लास देख रहे होंगे, या आप पढ़ रहे होंगे, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इसका विचार ही आपके मन में सबसे पहले आया होगा। आपको कुछ पार्टी करनी है, आपको कुछ खाना है, उसका विचार सबसे पहले आता है। कुछ भी काम करो, सबसे पहले आपके मन में विचार आता है। फिर विचार आने के बाद में व्यक्ति अभिव्यक्त करता है, प्रपोज करता है। देखो, अभिव्यक्त का मतलब यहाँ समझाने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, प्रपोज करना, ठीक है ना। आपके मन में कोई विचार आया, आते रहते हैं। यदि आपकी इस दौर, ये जो टीनेज है या ये जवानी का जो दौर रहता है ना, इसमें विचार बहुत ज्यादा आते हैं भाई, ठीक है ना। और फिर वो उसको प्रपोज करता है, ठीक है। तो विचार तो आते रहते हैं, प्रपोज सोच समझ के करना। तो विचार, सबसे पहले विचार, फिर उसको अभिव्यक्त करना, और अभिव्यक्त सही ढंग से हो गया तो उसको विश्वास हो जाएगा कि ये मेरा विचार सही था,
और अच्छे से प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं हुआ और उल्टा भी हो गया कुछ, ठीक है, तो सामने वाली ढंग से समझा भी देगी, तो फिर भी विश्वास हो जाएगा भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। थोड़ा सा समझाने का ऐसे प्रयास किया मैंने। विचार सबसे पहले आएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में। उसके बाद में मैं बात करूं, नागरिकों के न्याय की व्यवस्था है। न्याय, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। कौन कौन से? सामाजिक, सामाजिक, दूसरा है आपके आर्थिक, और तीसरा है आपके राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आप सबसे पहले इसको याद रखने के लिए देख लेना, जब व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक रूप से स्ट्रोंग होता है, वही व्यक्ति राजनीति के बारे में सोचता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं होता, पेट में रोटी नहीं होती, वो राजनीति के बारे में नहीं सोच सकता। ये मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मेरे इन शब्दों को किसी दूसरे शब्दों के साथ मत जोड़ देना। मैं तो आपको याद करवा रहा हूँ, आपकी प्रस्तावना से रिलेटेड सवाल सही कैसे होंगे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से यदि मैं बात करूँ, तो न्याय की व्यवस्था है, ये इन्हीं का ऐसा ही क्रम है। इसी क्रम से आपको ये याद करने हैं, जैसे पेपर में पूछा गया है, जो नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, उन स्वतंत्रता का क्रम क्या है। तो ये एक दो आगे पीछे करके सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है, ये भी आगे पीछे करके पूछ लेता है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। और साथियों, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार के अंदर पढ़ेंगे, तो उसमें सामाजिक न्याय किस प्रकार से मिलता है, आर्थिक न्याय की क्या क्या व्यवस्था है। जब हम नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, तो उसमें राज्य ने जो राजनीतिक व्यवस्था की है, जो राजनीतिक अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये क्या है नागरिकों को? ये नागरिकों को दिए जाने वाला राजनीतिक न्याय है। ये हम आगे की संविधान की क्लास में देखेंगे। तो इस तरीके से हम बात करें, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता और नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, ये नागरिकों की। उसके बाद में मैं बात करूं, तो 2 प्रकार से समता नागरिकों को दी गई है। समता, समता का मतलब होता है एक तरह से समानता। तो जो प्रस्तावना में समता है, वो 2 प्रकार की समता की व्यवस्था है। किस किस की हम मैं बात करूं, तो समता एक आपकी है व्यक्ति की, आपकी बात करें अवसर की समता, अवसर की समता की मैं बात करूं, तो अवसर की समता और प्रतिष्ठा की समता। मतलब नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की बात की है। समता का मतलब है समानता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर हम देखेंगे कि जो अवसर की क्षमता है, वो किस प्रकार से दी हुई है। राज्य ने और जो हमारे संविधान बनाने वाले बुद्धिजीवी लोग थे, जो उन्होंने इस प्रकार की संविधान में व्याख्या की है कि जो समाज का वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, हम जिनको वो संसाधन नहीं मिले, तो उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था है कि वो समाज में एक इक्वल जो रेखा है, उस रेखा पर सारे के सारे इकट्ठे हो सके। समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो समाज के जो हाशिए पे आए हुए जो लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जा सके, उसके लिए जो बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था हमारे संविधान निर्माता बुद्धिजीवियों ने ऐसी व्यवस्था की है। तो उसके लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करते हैं। उसके बाद में मैं बात करूं, तो संविधान में 2 प्रकार की बंधुता की बात की है। 2 प्रकार से बंधुता, कौन सी बंधुता?
मतलब इस प्रकार की बंधुता कि व्यक्ति की गरिमा यानी डिग्निटी डिग्निटी की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। यदि हम बंधुता की बात करते हैं और व्यक्ति की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो साथियों मुझे नहीं लगता वहाँ बंधुता का वास होता है या बंधुता स्थापित होती है। व्यक्ति चाहे किसी भी समाज से हो, किसी भी अ, मतलब समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, व्यक्ति अ, कोई भी वर्ग से हो, बुद्धिजीवी वर्ग से हो या मतलब इंडस्ट्रियल वर्ग से हो, नौकरी नौकरी पेशे वाला हो, कोई भी काम करने वाला, कोई भी पेशेवर व्यक्ति हो, लेकिन हर व्यक्ति को गरिमा का हक उसका संविधान देता है। भारत का संविधान उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था करता है। तो व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संविधान में अलग अलग अनुच्छेद में अलग अलग व्याख्या है और वो इसीलिए दी जाती है ताकि एक देश में, एक समाज में बंधुता बनी रह सके। आप सोच पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। यदि किसी समाज में बंधुता को स्थापित करना है तो व्यक्तियों की गरिमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है सर। आप एक क्लास की बात करें, यदि क्लास में समानता और बंधुता का भाव लेके आना है तो हर एक छात्र की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए, हर एक छात्र की डिग्निटी का ध्यान रखना चाहिए। या मैं एक बात करूं कोई संस्था की, उस संस्था के जो भी अध्यक्ष है, जो भी सदस्य हैं उस संस्था के, जितने भी मेंबर हैं, यदि किसी मेंबर की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे, यानी उसकी मतलब मान सम्मान, एक सिंपल भाषा में कहूँ तो उसका जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तो वो बंधुता के धागे में कैसे बंधेगा साथी। तो प्रस्तावना में बड़ी ही सुंदर तरीके से प्रस्तावना को संजोया गया है, जिसमें मतलब मैंने बात की थी आपको शुरुआत के अंदर एक क्वेश्चन किया था, क्या प्रस्तावना मिनी संविधान है? तो आप समझ पा रहे होंगे अभी इस संविधान में जहाँ जहाँ वर्णित है उनको सबको इकट्ठा करके एक एक शब्द में पिरोया गया है संविधान में। तो साथियों कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है। प्रस्तावना को देखने से हमें संविधान का दर्पण नजर आता है, हमें संविधान की विशेषता इस प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो मैं बात करता हूँ बंधुता की। बंधुता को रखने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की, यानी बंधुता को स्थापित करने के लिए दो प्रकार की बंधुता दी गई है, दो प्रकार की चीजों का ध्यान रखना होगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का ध्यान रखना होगा साथियों। तो याद करो हमने प्रस्तावना में क्या क्या देखा था। हमने प्रस्तावना में सबसे पहले हमने राज्य का स्वरूप देखा था और राज्य का स्वरूप कैसा था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 5 प्रकार का स्वरूप है। और क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि राज्य के स्वरूप की व्याख्या करने वाला कौन सा शब्द निम्न में से है, कौन सा शब्द नहीं है। तो ये शब्द ऐसे ही रखने हैं और इसी क्रम में आपको याद करने हैं। तो राज्य का स्वरूप कैसा है, दोबारा से देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उसके बाद में मैं बात करूं तो नागरिकों की स्वतंत्रता की बात की गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। व्यक्ति को 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। व्यक्ति को 2 प्रकार की समता की बात की गई है नागरिकों में, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुता की बात करते हैं हम तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो कि हमारे देश की बंधुता को बढ़ाए। तो ये इस तरीके से प्रस्तावना के अंदर शब्दों की व्याख्या की गई है। आगे मैं बात करूं तो प्रस्तावना को
अपनाया कैसे गया था? तो प्रस्तावना को 3 तरीके से अपनाया गया था। अपनाना, प्रस्तावना को अपनाया कैसे था? 3 तरीके से अपनाया गया था प्रस्तावना को। सबसे पहले अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियमित और आत्मार्पित। साथियों, ये 3 शब्द एज इट इज आपको याद रखने हैं और इन शब्दों का क्रम भी ऐसा ही याद रखना है। कैसे? हम देखते हैं, याद करते हैं। हम जब कोई भी चीज को अपनाते हैं तो सबसे पहले उसका अंगीकार करते हैं, अंगीकृत किया जाता है उसको, भी लिया जाता है। हमने सबसे पहले लिया था उसको, और लेने के बाद में एक फाइनली ठप्पा लगाया जाता है, उसको नियमों के तहत उसको फाइनल किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। और जब अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया, तो फिर उसको आत्मा से अडॉप्ट किया जाता है, दिल से विश्वास करके, उस पर विश्वास करके उसको अपनाया जाता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार से अपनाया है हमने, अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है। इसकी तारीख याद करें, संविधान में प्रस्तावना को हमने कब अपनाया है? तो 26 नवंबर 1949 की तारीख थी, जिसमें हमने प्रस्तावना में संविधान को हमने अपनाया है, 26 नवंबर 1949। उसके बाद में हम बात करें, दूसरी जो हमारी तारीख थी, मिति मार्गशीर्ष, मिति मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत, संवत 2006 विक्रमी। ये जो विक्रमी संवत है, इसकी भी साथियों व्याख्या आपकी प्रस्तावना में दी गई है। यानी प्रस्तावना में यह बात आती है कि हमने संविधान को किस तरीके से हमने अपनाया है। इसके बाद में हम बात करूं, एक और सवाल जो हमारे मन में आता है, या यूं कहूं जो शुरुआत के अंदर हम देखते हैं प्रस्तावना को, हम शुरुआत में हम देखते हैं प्रस्तावना, जैसे प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग, भारत को, और उसके बाद में ये सारी व्यवस्था है जिसमें राज्य का स्वरूप दिया हुआ है, नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों के लिए न्याय और नागरिकों की समता और बंधुता की बात की गई है। और फिर उस संविधान को उस अपनाने की बात की गई है, उसकी तारीख और इसकी बात की गई है, और शुरुआत प्रस्तावना की होती है यहाँ से। तो यहाँ ये लाइन आपको याद रखनी है, और इस लाइन के अंदर 2 क्वेश्चन उभर कर सामने आते हैं। ये जो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति है, हम भारत के लोग, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? यह पंक्ति अमेरिका से ली गई है। संविधान की जो क्लासेस रहेगी हमारी, उसमें एक टॉपिक है संविधान के स्रोत, जिसमें हमने संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ कुछ चीजें जो हमें ठीक लगी, हमारे संविधान निर्माता बुद्धिजीवी जो लोग थे उनको सही लगी, ठीक लगी, उन्होंने वहां से अडॉप्ट की है। तो उनमें से एक लाइन यह भी है, हम भारत के लोग। तो सवाल ऐसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है, प्रस्तावना की, प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति कहाँ से ली गई? तो कहाँ से ली गई है? बहुत सारे ऑप्शंस बन जाते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा, वो आंसर रहेगा आपके अमेरिका। ये इसका आंसर है। तो प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है वो साथियों कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई। दूसरा सवाल बनता है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो साथियों ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, भारत शब्द 2 ही बार आया है, और वो पहली पंक्ति में ही आ गया। प्रस्तावना में भारत शब्द की व्याख्या जो है, भारत शब्द का जो वर्णन है, लिखित वर्णन है,
वो 2 ही बार आया है। हम भारत के लोग भारत को। तो साथियों, यह भी सवाल बनता है प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार लिखा गया है, या कितनी बार लिखा हुआ है, या कितनी बार वर्णित है। तो 2 बार वर्णित है, हम भारत के लोग भारत को। तो सवाल यह भी बन जाता है, भी आप देख लेना, भी भारत शब्द कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। अब देखो, प्रस्तावना से संबंधित हम बात करते हैं। प्रस्तावना की पहली पंक्ति है, हम भारत के लोग भारत को। तो 2 सवाल यहाँ बनते हैं, पहली पंक्ति कहाँ से ली हुई है, अमेरिका से ली हुई है, और भारत शब्द प्रस्तावना कितनी बार आया, 2 बार आया। उसके बाद हमने देखा था राज्य का स्वरूप कैसा है। तो हमने देखा था राज्य का स्वरूप कैसा है, 5 प्रकार से, 5 शब्दों में राज्य के स्वरूप की व्याख्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नागरिकों के लिए क्या व्यवस्था है, तो नागरिकों की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की व्यवस्था है। उसके बाद नागरिकों को न्याय की व्यवस्था है। तो 3 प्रकार के नागरिकों को न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद समता की मैं बात करूं तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता है। और बंधुता की मैं बात करूं तो 2 प्रकार से बंधुता है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की मैं बात करता हूँ। उसके बाद में मैं बात करता हूँ प्रस्तावना को अपनाया कैसे है। तो किस प्रकार से अपनाया है, अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है और आत्मार्पित किया है। उसके बाद में मैं बात करूँ तारीख की, मैं बात करूँ तो 26 नवंबर 1949 की तारीख रहेगी। और विक्रमी संवत की जो तारीख है, जो तिथि है, वो रहने वाली आपके मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो साथियों, इस तरीके से हम प्रस्तावना को देखते हैं। तो आपको ये किस प्रकार से लगी प्रस्तावना। अच्छा, प्रस्तावना से संबंधित और भी सवाल बनते हैं, जैसे प्रस्तावना से संबंधित कुछ और भी सवाल बनते हैं, लेकिन यह मुझे लगता है यह क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक बार ये प्रस्तावना को आप याद करो। प्रस्तावना की सेकंड क्लास में हम व्याख्या करने वाले हैं। प्रस्तावना से संबंधित बहुत सारे केस हुए, जैसे बेरुवाड़ी केस हुआ, प्रस्तावना से संबंधित केशवानंद भारती केस हुआ। कई प्रकार के क्वेश्चंस जो बनते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं जिनकी व्याख्या को हमें समझना पड़ेगा। तो फिर हम फाइनल निर्णय पर पहुंचेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा एक सवाल ये बनता है, क्या क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो साथियों, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, इसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट के उन निर्णयों के पन्नों को देखना होगा, उन निर्णय किए हुए पन्नों की व्याख्या को समझना होगा। तो फिर हमें समझ में आएगा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने कुछ कोटेशन लिखे हैं। प्रस्तावना के संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में वो बात करेंगे। किसी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, किसी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। ठीक है, तो उनकी भी व्याख्या के साथ साथ में हमें समझना होगा। और मुझे लगता है कि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इसके लिए ये आपको प्रस्तावना के एपिसोड 2 में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो एक उस जो प्रस्तावना की दूसरी क्लास रहेगी उसमें हम ये देखेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है,
और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो प्रस्तावना को लेकर सवाल बन सकते हैं, उनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसको लेकर हम प्रस्तावना की सेकंड क्लास में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज की क्लास में इतना ही, और आपके जहन में, आपके विचार में, आपके दिमाग में प्रस्तावना को लेकर यदि कोई सवाल आता है, या आज की क्लास में आपको प्रस्तावना को टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें बता सकते हैं। प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी सवाल आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और आप गंगानगर या गंगानगर के नज़दीक या गंगानगर में आप कहीं पढ़ना चाहते हो, तो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें हम एसएससी, दिल्ली पुलिस, डिफेंस, जीडी, इनकी अलग अलग बैचेस शुरुआत कर दी हमने, शुरुआत हो रही है, बैचेस चल रहे हैं। दूसरी मैं बात करूं, आरएस फाउंडेशन का जो हम लेके आ रहे हैं कोर्स, बहुत ही शानदार है। उसके लिए आप विजिट करें, हमारे बेसिक सॉल्यूशन परिसर का विजिट करें। और दूसरा, राजस्थान पुलिस, राजस्थान हेड कांस्टेबल, राजस्थान कांस्टेबल के अलग अलग बैचेस जो रनिंग है, आप डेमो लगा कर देखें एक बार, आप एक बार जरूर विजिट करें। तीसरी सूचना मैं आपको ये देना चाहता हूँ, जो पटवारी का जो कोर्स है या पटवारी की जो परीक्षा है, उसके बहुत कम समय में हम लेके आ रहे हैं पटवारी के लिए एमसीक्यू और बहुत सारे क्वेश्चंस। तो साथियों, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो साथियों, आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें। लोकतांत्रिक शक्ति की जो मैं बात करूँ वो आप में ही है साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।